हरियाणा के सोनीपत में यूनिवर्सिटी लेवल की रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की गोली मारकर कल हत्या कर दी गई। निशा के परिवार ने निशा के कोच पवन पर हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन निशा का कातिल अभी तक फरार है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने कोच पवन और साथी रविंद्र वासी के नाम पोस्टर भी जारी कर दिया है। पुलिस ने जारी किए आरोपियों के पोस्टर। निशा दहिया और उसके भाई की हत्या करने के बाद से ही ये कोच पवन और उसका साथी रविंद्र वासी फरार है। परिवार जो है निशा दहिया का, उनका कहना है कि कोच पवन ने ही उनकी बेटी की हत्या की है। नाराज गांव वालों ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। और हम आपको बता दें कि अभी तक निशा की हत्या में शामिल कोच पवन फरार है। निशा हत्याकांड में परिवार कोच पवन पर गंभीर आरोप लगा रहा है। पिता का कहना है कि निशा का कोच पवन निशा को नेशनल लेवल पर खिलाने का झांसा देता था। और इन्हीं आरोपों को लेकर हमारे संवाददाता वरुण जैन ने निशा दहिया के पिता दयानंद दहिया से बात की। सुनिए क्या कुछ कहा। निशा दहिया के पिता दयानंद दहिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनगर में थे, सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर है। जैसी ही जानकारी मिली देर रात को यहाँ पहुंचे हैं। सर, आपको कैसे क्या जानकारी मिली? एक लड़की का मेरे जयदीप का फोन गया कि चाचा ऐसी बात होगी, कोई कांड हुआ है। एकेडमी में देखा तो गेट पर लड़की पड़ी हुई थी और मिसेज भी घायल अवस्था में पड़ी थी थोड़ा आगे। तो आरोप जो है वो कोच के ऊपर है। कोई वजह आपको समझ में आई है? क्या कुछ परेशान करता था या कोई विवाद चल रहा था पुराना? एक्चुअली क्या है कि कोच ने जो लड़की का बिल्कुल ब्रेन वॉश कर रखा था। पहले नांगल ठाकरान में कुश्ती करती थी, जब उसने झगड़ा करके उधर कोच से ये अपनी कुश्ती बुआना में ले गया, वहाँ से यहाँ कुश्ती का अकेडमी खोली। तो इसने कई खिलाड़ियों का ब्रेन वॉश किया। मेरी लड़की की भी उसमें एक थी जो बिल्कुल ही ब्रेन वॉश कर दिया था। कभी डाइट के नाम पे 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये मंगाता था हर तीसरे महीने। और इसकी कंस्ट्रक्शन में 3.5 लाख रुपए मैंने दिए थे। और 1.5 लाख रुपए जो है ना, एक बार फिर इसने मेरे से मांग की थी। फिर इसने एसी वगैरह लगाई तब भी मांग की थी। फिर इसके बाद जो 50,000 रुपये यूनिवर्सिटी की तरफ से मिले थे वो भी मेरे को नहीं चाहिए, वो भी इस एकेडमी में दे दिए थे। और लड़की ने जो भी जीता, प्राइस जीता, वो सब एकेडमी में ही देते, मैं नहीं देता था। आप कहना चाह रहे कि पैसे वजह थी? पैसे भी वजह थी और डोमिलाइज भी कर रहा था। पिछले 3-4 महीने से लड़की को डोमेशन कर रहा था। मतलब तंग करता था, छेड़खानी करता था, बदतमीजी करता था। वो लड़की ने कल परसों बताया था अपनी मम्मी को, परसों तो उसको लेकर के गई थी। वो मेरे को तो बताया नहीं उसने कि ऐसी बात है। कभी आपने पहले शिकायत नहीं करी इसकी? नहीं, शिकायत मैं इसको कई बार फोन पर भी मैंने इसको समझाया था कि आप ऐसा है, ब्रेन वॉश मत करो लड़की का, अदरवाइज मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगा तेरी, तो ठीक नहीं होगा। तो मैंने कई बार धमकाया भी था इसको, लेकिन वो लड़की फिर आकर के अपनी माँ से लड़ने लग जाती थी। तो फिर मेरे को स्टेप पीछे खींचना पड़ता था, क्योंकि लड़की का सवाल है कहीं सुसाइड कर लेगी तो फिर मैं अपनी आत्मा बोझ जो है कैसे सहन कर सकता हूँ। फिर मैं ठीक है, लड़की जिसमें खुश है मैं उसके साथ समझौता करता रहा। मैंने फिर नहीं कहा। तो यानी कि कल एक साजिशन तरीके से बुलाकर इस हत्याकांड को? जी बिल्कुल साजिशन। और 3-4 आदमी थे। पहले उन्होंने लड़की को 6 गोली मारी, फिर उसकी मम्मी उधर भागी नारी की तरफ, तो वह उसको मारी। फिर लड़का 500-600 मीटर गांव की तरफ भाग गया नहर पार करके। तो 150-200 मीटर पे जा करके गाड़ी में आकर के उसको घेर करके मारा। तो निशा दहिया के पिता दयानंद दहिया का यही कहना है कि कोच उनकी लड़की से लगातार बदतमीजी कर रहा था और निशा दहिया ने इस बात का जिक्र अपनी मां से किया था। पैसे के चक्कर में ये हत्या की गई है। ये पूरी रिपोर्ट आप हमारी देखिए और समझिए क्या है ये पूरा मामला। जिस बेटी को देश और परिवार का नाम ऊंचा करना था, उस बेटी की बदमाशों ने हत्या कर दी। जिस बेटी को देश के लिए मेडल लाना था, उस बेटी को बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया। जिस बेटी को कंधे पर उठाकर सड़क पर जुलूस निकलना था, उस बेटी को बदमाशों ने मार डाला। ये वारदात है हरियाणा के सोनीपत के हलालपुर गांव की। बदमाशों ने सरेआम सड़क पर पहलवान निशा दहिया, उसकी मां और उसके भाई को गोली मार दी।
जिसके बाद निशा और उसके भाई की मौत हो गई। मां की हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। हत्याकांड के बाद सोनीपत के हलालपुर गांव में तनाव का माहौल है। रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की हत्या के बाद सोनीपत के हलालपुर गांव के अंदर मातम पसरा हुआ है। जो गांव के लोग हैं वो निशा के घर के पास ही इकट्ठे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे जो पुलिस बल है उसकी तैनाती की गई है। जो आला अधिकारी है परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं और साथ ही इस बात का आश्वासन दिया है कि जो आरोपी कोच और उसके साथी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। निशा के कोच पवन पर हत्या का आरोप लगा है। वहाँ पे जो है उसने फोन किया है कोच ने निशा के भाई के फोन पे, सूरज दहिया के फोन पे, कि भाई तुम अपनी सिस्टर को ले जाओ यहाँ से। तो या उन्होंने सोचा तबीयत खराब होगी तो अपनी मम्मी को लेकर पहुँचा बाइक पे। तो वहाँ पहुँचने के बाद में दोनों पहुँचे ही थे, तभी उसने रिवाल्वर निकाल कर और निशा दहिया को गोली मार दी। उसके बाद उसकी मम्मी को मारी, वो भी भाग ली। फिर वो लड़का भाग लिया। उन्होंने निशा ने कहा तो भाग तो भी ना तेरे को मार देंगे। तो गांव की तरफ भागा, फिर 400-500 मीटर भागा। फिर वो बैक साइड से जाके सिर में गोली मार दी उन्होंने। ऐसी कोई नाराजगी नहीं थी, वो खाली प्रबल लॉ बन देता था कि भाई तुम्हें ओलंपियन में भेज देंगे, वो देते। बार बार फादर से डिमांड करता रहता था पैसे की। निशा के चाचा जगदेव दहिया हत्याकांड की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। रेसलर निशा के पिता सीआरपीएफ जवान हैं। बेटी और बेटे की हत्या की खबर के बाद वो जम्मू से घर आए हैं। रेसलर निशा के पिता का आरोप है कि कोच पवन निशा को नेशनल लेवल पर खिलाने का झांसा देता था। कई खिलाड़ियों का ब्रेन वॉश किया। मेरी लड़की की भी उसमें एक थी जो बिल्कुल ही ब्रेन वॉश कर दिया था। कभी डाइट के नाम पे 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये मंगाता था हर तीसरे महीने। और इसकी कंस्ट्रक्शन में 3.5 लाख रुपये मैंने दिए थे। और 1.5 लाख रुपये जो है ना, एक बार फिर इसने मेरे से मांग की थी। फिर इसने एसी वगैरह लगाई तब भी मांग की थी। फिर इसके बाद जो 50,000 रुपये यूनिवर्सिटी की तरफ से मिले थे वो भी मेरे को नहीं चाहिए, वो भी इस एकेडमी में दे दिए थे। डोमिलाइज भी कर रहा था पिछले 3-4 महीने से, लड़की को डोमेशन कर रहा था। मतलब तंग करता था, छेड़खानी करता था, बदतमीजी करता था। वो लड़की ने कल परसों बताया था अपनी मम्मी को, परसों तो उसको लेकर के गई थी। वो मेरे को तो बताया नहीं उसने कि ऐसी बात है। कल हत्याकांड के बाद गुस्साए गांव वालों ने एकेडमी में आग लगा दी और उसके बाद तोड़फोड़ भी की। गुस्से में थे, आक्रोश में थे। इस दोहरे हत्याकांड की खबर को सुनकर इसके बाद गुस्सा कुछ इस कदर फूटा कि अब इस एकेडमी की जो तस्वीरें हैं वो कुछ इस तरह की रह गई हैं। कमरों को आग के हवाले गांव वालों ने कर दिया। गेट जो था उसको पूरी तरीके से यहां पर तहस नहस कर दिया है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें जो पवन है और उसके साथी उनकी तलाश कर रही है। लेकिन इसके बाद भी गांव वालों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। गांव वालों ने आनन फानन में पंचायत बुलाई और पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। गांव वालों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। 4 टीमें कल से ही लगातार लगी हुई हैं। कई जगह पे दबिश दी गई है, कुछ लोगों को एप्रीहेंड भी किया गया है और बाकी कुछ लोग बाकी हैं जिन्हें पकड़ने के लिए चल रहा है कार्य। परिवार से इस संबंध में बातचीत हुई है। परिवार का यही कहना है कि हम गिरफ्तारियां जल्द से जल्द हो। इसी मामले में उन्हें आश्वस्त किया गया है कि हम पुलिस पूरा प्रयास कर रही है और अभी जो भी पंचायत है उसमें यही फैसला हुआ है। उन्हें यही पुलिस को विश्वास दिलाया है कि हम इन्वेस्टिगेशन के रास्ते में नहीं आएंगे और इस तरह का कोई रास्ता रोकने का कार्यक्रम नहीं करेंगे। लेकिन इस हत्याकांड के बाद भी हरियाणा में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या हरियाणा में बदमाशों में कानून का डर नहीं बचा और क्या हरियाणा पुलिस बदमाशों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। तो निशा दहिया की हत्या का जो मुख्य आरोपी है कोच पवन, वो अभी तक फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसी मामले में ज्यादा जानकारी लिए हुए चलते हैं सोनीपत, जहां हमारे संवाददाता वरुण जैन मौजूद हैं। वरुण जैन ने निशा दहिया के परिवार से भी बात की है। मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है उनके पिता के ऊपर। पत्नी अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती है। बेटी की और बेटे की हत्या कर दी है। वरुण, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि माताजी की तबीयत अब कैसी है निशा दहिया के, और दूसरा बड़ा सवाल, अभी तक पवन जो कोच है, जो कि मुख्य
आरोपी है इस पूरे मामले में, उसका क्या कोई सुराग पुलिस को ये हाथ लगा है? देखिए, जो निशा दहिया की मां है उनकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी पर गोली लगी है, इसलिए अब उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। और जहां तक रही आरोपी पवन कुमार और उसके साथी सचिन की बात, दोनों लगातार फरार चल रहे हैं। पुलिस की कई टीमें बनाई गई है, लेकिन अभी तक पुलिस उन तक नहीं पहुंची है। यही वजह है कि पुलिस ने आज 1 लाख रुपए का उनके ऊपर इनाम रखा है। अगर मैं आपको दिखा दूं, मैं उसी एकेडमी में मौजूद हूं जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। एकेडमी में घुसते ही आपको ये सुशील कुमार कुश्ती एकेडमी में पोस्टर पर आरोपी पवन की तस्वीर नजर आ जाएगी। यही वही कोच है जिसने अपनी शिष्या निशा दहिया की बेरहमी से और उसके भाई की हत्या कर दी। आपको वारदात की जगह की तस्वीरें दिखा दूं। गेट से घुसने के बाद ठीक इसी जगह पर निशा खड़ी थी, जहां पर उसके ऊपर ताबड़तोड़ 4 से 5 राउंड फायरिंग करी है। इतना ही नहीं, जब उसकी मां बचने के लिए किसी तरीके से एकेडमी से बाहर भागी तो बदमाशों ने, इन्होंने पवन और उसके साथी ने पीछा किया और ठीक गेट के सामने यहां पर उसकी मां को गोली मारी। इतना ही नहीं, पहले से प्री प्लान था, खत्म कर देना चाहते थे। और जब निशा का भाई सूरज यहां से एकेडमी से भागा तो यहां से करीब 300-400 मीटर की दूरी तक पीछा किया है बदमाशों ने, पवन ने और उसके साथी ने, और करीब यहां से 300-400 मीटर दूर जाकर जो निशा का भाई है उसकी हत्या की है। गांव वालों में गुस्सा है, परिवार के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। जी वरुण, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आखिर ऐसी क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? आपकी गांव वालों से भी बात हुई होगी, परिवार से भी बात हुई होगी। पैसा एक बड़ी वजह हो सकता है, लेकिन इतनी निर्ममता के साथ इस तरीके से हत्या को अंजाम देना, भाई की तो मुझे लगता है आयु भी बहुत कम थी, नाबालिग थे शायद वो। देखिए, बिल्कुल अभी स्कूल पास आउट किया था, भाई ने जेबीटी की तैयारी कर रहे थे। दोनों ही बच्चे बेहद होनहार थे। गांव वालों का कहना था किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, अपना पढ़ाई लिखाई में, और बहन अपना कुश्ती में ही ध्यान देती थी। जो कोई ठोस वजह अभी तक पुलिस के भी सामने नहीं आई है। परिवार ने एफआईआर जो लिखवाई है उसमें यह बात कही है कि पैसे लगातार मांगता था और साथ ही बदतमीजी और छेड़खानी की बात आई है। लेकिन अगर छेड़खानी वो लगातार कर रहा था तो पुलिस में पहले क्यों नहीं शिकायत दी थी? और क्या कल ऐसा क्या हो गया कि जो अचानक से जो कोच है पवन, उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया? तो ये अभी साफ नहीं है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब मोटिव जो पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाएगा। लेकिन परिवार का तो आरोप यही है कि पैसों की मांग करता था, बदतमीजी और छेड़खानी करता था, और परिवार ने इसका विरोध कर पिता ने 1-2 बार कोच को डांटा भी था। तो क्या यही वजह बनी? ये तो गिरफ्तारी के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन बेहद इस दोहरे हत्याकांड से पूरा गांव और आसपास के इलाके के लोग सकते में और सनसनी फैली हुई है। जी बिल्कुल वरुण, जाहिर सी बात है कि इस तरीके से हत्या कर दी जाती है, मां की स्थिति गंभीर है, गांव के लोगों का गुस्सा होना जायज है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में कथित तौर पर हिरासत में मौत पर सियासत गर्म है। उत्तर प्रदेश पुलिस सवालों के घेरे में है और इसी बीच यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि इस मामले में दोषी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश हैं उसी के मुताबिक पूरी कार्रवाई चल रही है। कासगंज में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिस वाले पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं। तो चलिए सुर्खियों के बाद मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं और बात तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु और चेन्नई में बारिश का तांडव लगातार जारी है। जिंदगी पटरी से उतर गई है, लेकिन मुसीबतों के बीच चेन्नई से एक ऐसी तस्वीर आई है जिस पर पूरे देश को गर्व होगा। यह है चेन्नई के टीपी छत्रम पुलिस स्टेशन की लेडी सिंघम, जिन्होंने तेज बारिश के बीच अपनी परवाह किए बिना सड़क पर बेहोश पड़े एक आदमी को कंधे पर उठाया और ऑटो रिक्शा में बिठाकर अस्पताल भेजा। चेन्नई की बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और लोग इस लेडी सिंघम की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस महिला पुलिस अधिकारी ने कैसे एक बेहोश व्यक्ति को अपने कंधे पर उठा लिया। और इस व्यक्ति को फटाफट ऑटो में बिठाया और अस्पताल पहुंचाया।
तमिलनाडु के तट की तरफ बढ़ रहा है खतरनाक चक्रवात तूफान। भारी बारिश से गई 10 से ज्यादा लोगों की जान। चेन्नई के कई इलाकों में लोगों के घरों में घुसा पानी। पटरी से उतरी जिंदगी। तमिलनाडु के 20 से ज्यादा जिलों में हालात ऐसे ही बिगड़े हुए हैं। पिछले कई घंटे से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। बारिश इतनी जबरदस्त है कि जिंदगी ठप हो गई है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ये चेन्नई के वसई नगर की तस्वीरें हैं, जहां लोगों के घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है। घरों के अलावा वसई नगर के इस मंदिर में भी पानी घुस गया है। वसई नगर की अगर आप तस्वीरें देखें तो आपको दिखेगा कि पानी अब धीरे धीरे घुटने से ऊपर बढ़ने लगा है। हालात ये हैं कि यहाँ पे जितने भी घर हैं यहाँ पे सब में पानी घुसा हुआ है। हमारे सामने आप ये मंदिर देखिए, मंदिर में भी पानी अंदर तक गया हुआ है। घुटने तक पानी सड़क पे है। लोगों के घरों का जो भूतल है यानी कि ग्राउंड फ्लोर है उस पे पानी है, तो जिनके घर एक से ज़्यादा फ्लोर के हैं वो ऊपर जा कर के रह रहे हैं। हमारे सामने तस्वीरों में देखिए कि लोग किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह की मुश्किलों को झेल करके यहाँ से निकल रहे हैं। गाड़ियाँ रुक जा रही हैं क्योंकि पानी घुटने से भी अब ज़्यादा बढ़ने लगा है। आप देखिए मुख्य सड़क की तरफ भी आपको पूरा पानी ही दिखाई देगा। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ दिखाई देगा। और सामने जो घर है वहां पे देखिए उस गेट के अंदर भी पानी भरा हुआ है। खासतौर से वो लोग जिनके घर छोटे हैं या फिर एक ही फ्लोर के हैं, वो लोग इन इलाकों को छोड़ करके अब जा चुके हैं। सड़क पर पानी इतना ज्यादा है कि लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही है, जिसकी वजह से चेन्नई में कई जगह पेड़ भी गिर गए हैं। ये चेन्नई के टी नगर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पेड़ गिरने के बाद रास्ता रुक गया। कुछ ऐसा ही हाल कोडम्बक्कम में भी है, जहां पेड़ गिरने के बाद एसडीआरएफ की टीम पेड़ काटकर रास्ता खोलने के ऑपरेशन में लगी है। तो आपको सीधे लिए चलते हैं नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। और आज ही अभी हम लोग 2 बजे यहाँ पे दिवाली का फराड़ खाने के लिए आपने मुझे बुलाया, और सिर्फ बिना फराड़ खाए मैं दूसरे कार्यक्रम में चला गया। गेट से निकलते समय कुछ पत्रकारों ने जानकारी मुझे दी कि वक्फ बोर्ड के कार्यालय पे छापे पड़े हैं। वक्फ बोर्ड के कार्यालय पे छापे नहीं पड़े। जो हमें उड़ती खबरें टेलीविजन के माध्यम से आई हैं कि 7 जगह वक्फ को रिलेटेड कोई लोगों के दफ्तर पे या घरों पे छापे पड़े हैं, ये जानकारी उड़ती हमें आई है। जो कार्रवाई हो रही है वो पूना का एक ट्रस्ट है, ताबूत इनाम एंडोमेंट ट्रस्ट मुड़सी जिला पुणे। ये वक्फ बोर्ड के अंदर ताबूत इनाम एंडोमेंट ट्रस्ट तालुका मुड़सी, एंडोमेंट ट्रस्ट तालुका मुड़सी पुणे डिस्ट्रिक्ट। जो वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर है MSBW/PUN 131/2009 19/5/2009 को ये चैरिटी कमिश्नर के पास से वक्फ बोर्ड के पास ट्रस्ट ट्रांसफर हुआ डीम रजिस्ट्रेशन से। वक्फ एक्ट 1995 महाराष्ट्र में जब लोकशाही आघाड़ी की सरकार बनी उस समय वक्फ एक्ट को लागू किया गया, और वक्फ एक्ट लागू होने से जो भी चैरिटी कमिश्नर के पास संस्थाएं रजिस्टर थी
उसका रजिस्ट्रेशन डीम रजिस्टर करने का निर्णय चैरिटी कमिश्नर ने भी लिया और तत्कालीन सरकार में उस वक्त मैं राज्य मंत्री था, हमने भी मिलाकर वक्फ एक्ट 1995 हमने लागू कराया। और जो छापेमारी हो रही है, जिसकी खबरें आ रही हैं, कुछ चैनल वालों ने चला दिया कि नवाब मलिक के घर तक ईडी पहुंच जाएगी। बता के आएंगे तो स्वागत भी करेंगे, लेकिन जो छापेमारी हो रही है ताबूत इनाम एंडोमेंट ट्रस्ट को लेकर, जिसमें पूना में MIDC ने 5 हेक्टर 51 आर जमीन एक्विजिशन करके लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के पास पैसे जमा किए और लैंड एक्विजिशन ऑफिसर ने श्री इम्तियाज हुसैन शेख और अन्य जो ट्रस्टी अपने आप को क्लेम करते थे, उनको 7 करोड़ के करीब 7 करोड़ 76 लाख 98,250 रुपये उनको एक्विजिशन के पैसे दे दिए। लेकिन कागज से जो जानकारी है, टोटल 9 करोड़ 64,42,500 रुपया ये एक्विजिशन का जिला अधिकारी के पास पैसे जमे हुए थे। जो एक बनावट कागज पत्र के आधार पर 30/12/2020 का कागज इस्तेमाल करके 7 करोड़ 76 लाख 98,250 रुपये ये उन्होंने अपने अकाउंट में लेने का काम किया। उसके बाद वक्फ बोर्ड को जानकारी मिलने के बाद कि जो NOC उन्होंने में दाखिल की है, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं श्री अनीश शेख, उन्होंने जो पूना डिवीजन के ज्वाइंट CEO हैं श्री खुशरू, उनके माध्यम से 13 अगस्त 2021 को पूना के बर्न गार्डन पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराया। FIR दर्ज करने के बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें पहला नाम है चांद रमजान मुलानी, दूसरा नाम है इम्तियाज मोहम्मद हुसैन शेख, तीसरा आरोपी है एडवोकेट कलीम सैयद, एक राजगुरु नाम का व्यक्ति है और एक कामड़े नाम का व्यक्ति। इनकी पुणे पुलिस ने गिरफ्तारी की। थोड़ा सा अधिक जानकारी इसमें दे दूं कि जब हमारे खुशरू जो वहां के डिविजनल वक्फ ऑफिसर हैं वो पुलिस स्टेशन गए अगस्त में, तो पुलिस ने कंप्लेंट लिखने में कुछ कोताही कर रहे थे। मुझे चीफ ऑफिसर ने फोन किया कि हमारा डिविजनल वक्फ ऑफिसर बर्न गार्डन पुलिस स्टेशन पहुंचा है, उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही है। जो अमिताभ गुप्ता जी कमिश्नर है पूना के, उन्हें मैंने फोन किया और बाद में CO साहब का फोन आया कि 1 घंटे के भीतर बुलाया गया है और FIR दर्ज किया गया। पुलिसिया जांच चल रही है। 3 लोगों को उसमें बेल हुआ है, 2 लोग अभी भी पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस जांच कर रही है। मैं आपको बता दूं कि मेरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चार्ज लेने के बाद वक्फ डिपार्टमेंट की
जो हम मिनिस्टर हैं, वक्फ एक्ट के तहत बोर्ड ये पूरी तरह से वक्फ एक्ट के तहत काम करने के लिए उन्हें आज़ादी है। अगर कोई हमारे पास कंप्लेंट आती है उसकी जांच हम बिठा सकते हैं। और महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार 10 वक्फ बोर्ड के मेंबरों की नियुक्ति हुई, जिसमें 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नियुक्ति की गई। चुनाव के जरिए 2 विधायकों को वहां पे नियुक्त होना था, उसमें से एक विधायक का फॉर्म आया, उसकी नियुक्ति की गई। मुतवल्ली कोटे से 2 नियुक्तियां हुई, एक की उसमें देहांत हो गया, उसका भी चुनाव होने वाला है। एक एमएलए की सीट खाली है, उसका भी चुनावी प्रोसेस शुरू है। पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में फुल फ्लैज बोर्ड बना है। 26 तारीख के दिन चेयरमैन का भी इलेक्शन डिक्लेयर किया गया है और चुनाव के जरिए नया चेयरमैन आएगा। पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में जब से वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र का बना, परमानेंट सीईओ वहां पे कोई अपॉइंट नहीं हो पाया था। हर बार एडिशनल चार्ज में सीईओ वहां पे काम करते थे। पहली बार महाराष्ट्र में 2 साल के लिए परमानेंट सीईओ की अपॉइंटमेंट हम लोगों ने की है। साथ ही साथ लगातार हमारे पास कंप्लेंट आती रही और हमने बोर्ड को, सारी सीईओ साहब को कंप्लेंट फॉरवर्ड की। कुछ डायरेक्ट कंप्लेंट उन्हें मिलती रही और बोर्ड ने इस साल भर में 7 एफआईआर दर्ज करने का काम किया है। एक एफआईआर है ताबूत एंडोमेंट ट्रस्ट जिला पुणे का। दूसरा एफआईआर है जुम्मा मस्जिद बदलापुर जिला ठाणे। तीसरा एफआईआर है दरगाह मस्जिद गैबी पीर चिंचपुर आष्टी जिला बीड़। चौथा एफआईआर है मस्जिद देवी नीमगांव तालुका आष्टी जिला बीड़। 5वां एफआईआर है दुर्गा बुरहान शाह ईदगाह जिंतूर रोड परभनी। 6ठा एफआईआर है मस्जिद छोटा पंजतन परतपुर जिला जालना। 7वां एफआईआर है दरगाह नूरुल हुदा मस्जिद कब्रस्तान दिल्ली गेट औरंगाबाद। और आपको जानकारी दे दूं कि इन 7 एफआईआर में बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। डिटेल अभी मैं दे नहीं पाऊंगा आपको। हम डिटेल एफआईआर डिपार्टमेंट को कहेंगे कि आप लोगों को दें। लेकिन आष्टी के मामले में एक डेप्यूटी कलेक्टर श्री शेड़के की भी गिरफ्तारी हुई है। जब से ये डिपार्टमेंट मेरे पास आया, वक्फ बोर्ड में क्लीन अप का अभियान हमने शुरू किया है। क्लीन अप में सरकारी अधिकारी भी नापे जा रहे हैं और क्लीन अप में कुछ बोर्ड के पुराने मेंबर हैं, वो भी नापे जाएंगे। पूरी तरह से पारदर्शक तरीके से बोर्ड का कामकाज हो, ये पिछले हमारे चार्ज लेने के बाद हमने पूरी कवायद शुरू की। वक्फ बोर्ड की मीटिंग 7-7 महीने होती नहीं थी। कोई चेयरमैन रहता था, वक्फ ऑफिसर मिलके अपना क्या काम करते थे किसी को पता नहीं चलता था। कोई एनओसी इश्यू हो गई तो बोलते हैं बोगस एनओसी है। हमने निर्णय लिया कि पूरा वक्फ बोर्ड का कामकाज ऑनलाइन सिस्टम से चलेगा। जो आईटी डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, उसको पैसे दिए गए हैं पूरी तरह से, उन्होंने पोर्टल तैयार कर लिया है। आगामी दिनों में रजिस्ट्रेशन हो, चेंज रिपोर्ट हो, जो भी पैसे भरना है, किसी को लीज पे देना है, सारे काम को डिजिटली करने का निर्णय हमने लिया। बोर्ड से कहा है, सरकार उसमें पैसा दे रही है और डिजिटल सिस्टम से पूरा वक्फ बोर्ड का ट्रांसपेरेंट कामकाज हो, इस तरह की व्यवस्था हमने बनाई।
साथ ही साथ बहुत पुराने कागजात हैं, पुराने दिनों में बहुत सारी फाइलें निकाल के लोगों ने जला भी दी। एक और निर्णय हमने लिया है कि बोर्ड के जितने दस्तावेज हैं उसको स्कैन करके उसको प्रिजर्व करने का काम हम लोगों ने किया है। आज ईडी आई है, हम उसका स्वागत करते हैं। एक एंडोमेंट ताबूत ट्रस्ट नहीं, मैं ईडी के लोगों को 30,000 जो भी वक्फ की संस्थाएं हमारे यहाँ रजिस्टर हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि 30,000 संस्थाओं की आप जांच करें। हमारे क्लीन अप अभियान में ईडी का सहयोग मिल रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और ईडी वाले को ये भी कहते हैं कि लखनऊ शिया वक्फ बोर्ड के लिए वहां के शिया कम्युनिटी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा था, सीबीआई को दी गई है। वसीम रजा के भी लफड़े हैं, थोड़ा उधर भी ध्यान देने का काम करें। तो वक्फ बोर्ड की जमीन में कोई घोटाला नहीं हुआ है, हम पूरी पारदर्शिता बरत रहे हैं और अगर ईडी मेरे घर आएगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। कथित जमीन घोटाले पर नवाब मलिक का यही जवाब है कि पुणे में ईडी के जो छापे हो रहे हैं, वक्फ जमीन जो घोटाले की बात की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई छापा नहीं पड़ा है, चैरिटी वाली संस्था पर यह छापा पड़ा है और महाराष्ट्र के जो वक्फ बोर्ड है वो एकदम पाक साफ है। उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड पर ध्यान दें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।